वो आप देख रहे हो कि हर कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। 70-80% जो कंपनी है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, वहाँ पे भी कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। इसका 2-3 वजह है। पहला वजह है कि आपका इलेक्शन का जो टाइम था, उस टाइम में जितने भी पीएसयू कंपनीज़ थी, उनको कोई भी नया टेंडर फ्लोट नहीं हुआ, जिस वजह से उनको नया कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था। और जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी नया का काम आपको टेंडर पास करने का या फिर कोई भी जो मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट या फंड ये सब रिलीज़ नहीं होता है या कोई भी अ, पैसे आपको रिलीज़ नहीं किए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट से जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियरी स्कीम होते हैं, जो पहले से चल रहे हैं वही चलते हैं, नया स्टार्ट नहीं किया जाता है। जिस वजह से आप देखोगे कि जितने भी ऐसी कंपनियाँ पीएसयू से रिलेटेड उनका एक लॉस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। दूसरा रीज़न ये रहा है कि जो भी अभी इनका जो प्रोजेक्ट्स पहले से जो चल रहा था, उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। सारे कंपनियों जिनको पहले से प्रोजेक्ट मिल रखे थे, उनका सडनली जो एक्सपेंस है आप देखोगे तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्रॉफ़िट में आप देखोगे कि इनके जो सेल्स है और जो इनका एक्सपेंस है, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो नेट लॉस में जा रहा है या कहीं-कहीं पे जस्ट मार्जिन इनकी कम हो गई है। जैसे आप आरबीएनएल में देखोगे, तो पहले आरबीएनएल आपको नॉर्मल जैसे कोई भी कंपनी होती है वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके देती है, लेकिन आरबीएनएल बाद में कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो जब एक कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है, तो सिर्फ़ उसको ब्रोकरेज मिलता है। जैसे कोई काम उसने टेंडर लिया और वो टेंडर आगे पास कर दिया, बीच का जो उसका जो सरप्लस है, वो पैसा मार्जिन जो मिल रहा है उस इसी वजह से आप देखोगे कि इतनी सडन डिक्लाइन हुई है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ऑपरेटर ने इस स्टॉक को 300 के लेवल से इसको 600 के लेवल तक लेके गया। तो इसके पीछे ये रीज़न था कि उनको अपना पोज़ीशन अगर एग्ज़िट करना है, तो अपनी जो एंट्री है या इसका टारगेट ₹1000 का जो आपको जी न्यूज़ पे दे, सीएनबीसी पे दे या बड़े-बड़े एनालिस्ट आके दे, उनके पास एक्चुअल जो होती है सब कुछ पता होता है डेटा कि कहाँ-कहाँ पे इनमें आ रही है। तो जब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस आरवीएनएल ने ऑर्डर विन किए उसके बाद भी और आप देख रहे हो कि इसके जो रिजल्ट्स हैं इतने खराब आए हैं। तो सिंपल सा रीज़न है कि पहले ऐसा हम लोग का अनुमान था क्योंकि सारे ब्रोकरेज या सब कोई अपना ऐसा जो कवरेज दिया था उसमें ये था कि नॉर्मल अपना काम करेगी, साथ में टेंडर वाला भी काम करेगा और टेंडर का ये कब काम करेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगी कि जैसे विदेशों में कोई चीज़ मिला इसको तो ये किसी को पास ऑन कर सकते हैं। इंडिया में जो अपना जो इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंटिन्यूअस उसको करेगी। साथ में जो सरप्लस ऑर्डर आएँगे उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को दे देगी। तो मतलब समझो कि जैसे मेरे पास आप बहुत सारे लोगों का आ रहा है, अगर मेरे पास लोड ज़्यादा होता है तो मैं अंकुर सर को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ कि लो अंकुर सर इनको आप देखो। लेकिन अगर मैं इस काम को ही छोड़ दूँ और सीधे जो चीज़ आ रहा है सीधे अंकुर सर को ट्रांसफ़र करूँ, तो जो बीच की मार्जिन है वो मेरे पास रह जाएगी। तो सेम चीज़ हो रहा है अभी आरवीएनएल के साथ। तो ये प्रॉब्लम आरवीएनएल की है, हमारी और आपकी नहीं है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कंपनी खुद भी करती है। इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी के पास मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का गाइडेंस है, सब कुछ है। इतने बड़े अगर लॉस पोस्ट कर रही है, तो उसका जवाबदेही भी बनती है कि कोई कंपनी आप नवरत्न में रख रहे हो और ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी को रख नहीं सकते। तो उनको अपना एक्सप्लेनेशन देना होता है, उनकी तरफ से आएगी कि हाँ भाई, हमारे ये चीज़ की वजह से एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ा या हमने इस टेंडर को इलेक्शन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट में डिले हो गया, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि आपको एक्सीकॉम में आप देखो कि लॉस पोस्ट किया था और जब यहाँ पे आपको लॉस में आई थी कंपनी, उसके बाद कंपनी ने 1-2 जगह उसने अपना नया सब्सिडियरी ये सब का अनाउंसमेंट किया। साथ में एक और चीज़ हुआ कि कंपनी को ऑर्डर्स मिले कहीं-कहीं से। तो इस वजह से स्टॉक में आप रैली होते हुए दिखे कि अपर सर्किट में ही चल रहा है, 2 दिनों से चल रहा है। तो कोई भी बैड न्यूज़ अगर आती है, तो वो डिस्काउंट होने के लिए तुरंत का तुरंत मार्केट रिएक्ट करता है कि वो डिस्काउंटेड हो जाए। जैसे वो डिस्काउंटेड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी खत्म हो चुकी है। कंपनी डिस्काउंट करके अपने जो वैल्यूएशन पे है, वो आने का कोशिश करेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छी जितनी भी कंपनियाँ पीएसयू की कंपनियाँ जितने भी आपको इरकॉन दिया हुआ है, टेक्सरेल तो नहीं है। जुपिटर वैगन है, रेलटेल है, एचबीएल पावर है। रेलटेल का भी रिज़ल्ट आपको पता है कि थोड़ी-सी खराब आई थी, लेकिन देखो रेलटेल में फिर से मूवमेंट आना शुरू हो गया। एचबीएल पावर की भी रिज़ल्ट थोड़ी-सी डाउन आई थी, लेकिन वहाँ पे भी देखो आप
अच्छे से रैली आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ है कि डिस्काउंट होके नीचे की तरफ आएगी जहाँ पे आपको बाइंग आएगी। अब पूछोगे कि बाइंग क्यों आएगी? इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो मोतीलाल ओसवाल का जो पीएसयू का इनका म्यूचुअल फंड बना हुआ अलग है। ऐसे ही बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, सबने अपना पीएसयू का लॉन्च कर रखा है। और जब गवर्नमेंट का अगर आपका टॉप का सेकंड, थर्ड ऐसे हो सेक्टर वाइज़ जैसे आपको एचएएल में एचएएल में इन्फ्लो आएगा, चाहे एचएएल आपको 80% लॉस पोस्ट करे, 90% लॉस पोस्ट करे। बीडीएल में आएगा क्योंकि एचएएल के बाद दूसरा आता है बीडीएल। फिर ऐसे ही है कि उसके बाद हर सेक्टर से उन्होंने डिफेंस अगर उनके पास डिफेंस का म्यूचुअल फंड उन्होंने लॉन्च कर रखा है, तो उन्हें एलोकेशन कर रखा है। चाहे वो कंपनी अच्छा पोस्ट करे या बुरा पोस्ट करे, उनका जो एसआईपी का मनी उसमें आएगा ही आएगा। वो हर बार आएगा। तो इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनियाँ हैं, पहली बात कि यहाँ पे डीलिस्टिंग का खतरा कम होता है, एनसीएलटी में जाने का खतरा कम होता है। कभी भी नहीं सुना हुआ गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको डीलिस्ट कर दिया गया, ये ऐसा होता है। कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, तो उसके मैनेजमेंट में प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं, उनसे सजेशन लिया जाता है और कंपनी में आपको प्राइवेट एंट्री ज़्यादा दी जाती है और वहाँ पे एक बार रिव्यू करके टर्न अराउंड की कोशिश की जाती है। और वहाँ पे आप देखोगे कि उसके बाद एक्सीलेंट जो आते हैं रिजल्ट एक्सीलेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले वाली कंपनी अब पीएसयू वैसे रह चुकी है। जो भी पीएसयू है आप देखोगे कि बीडीएल की बात करें तो आज उसने अच्छा खासा लॉस पोस्ट किया। रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है कि इतना ज़्यादा लॉस कैसे कोई पोस्ट कर सकता है। जबकि आप देखो ब्रह्मोस मिसाइल की इनकी डील चल रही है, बेचने की बात चल रही है, डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिसाइल्स को इन्होंने बेच रखे हैं। उसके बावजूद वो रेवेन्यू कहाँ गया, वो पैसे कहाँ ऐड हुए, ये नहीं पता है। अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर फ्लोट कर रखी है बीडीएल को, उसके बाद भी। हाँ, ये चीज़ है कि रिज़ल्ट उसने पोस्ट किया खराब। अब कैसे पोस्ट किया ये तो नहीं पता, मैनेजमेंट के आउटलुक को एक बार देखेंगे कि क्या रीज़न हुआ था? क्या उनका जो यूनिट था वो बंद था या वहाँ पे हम प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे थे या हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्या रीज़न रहा वो अपना एक्सप्लेन करेंगे। उनके लिए कॉन कॉल्स आती हैं, वो हमें पढ़नी पड़ेगी, 2 दिन के बाद आती है। उसके बाद अगर कोई भी चीज़ ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ये कभी भी हो सकती है जैसे मैंने बता रखा है कि किसी कंपनी का सीईओ क्या डेथ हो जाए या एमडी की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए। ये प्रॉब्लम हर बार आती है। तो मैंने ये चीज़ बोला था कि जब भी कोई कंपनी लो वहाँ 100% अपना कैपिटल मत डालो, पहली बात। दूसरा मैंने आपको ये बताया था, बार-बार मैं बताता हूँ कि रिज़ल्ट के पहले कोशिश करो कि अपनी क्वांटिटी को स्लैश करने की, कम करने की। जिससे ये लगे कि अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद भी कंपनी की पिटाई होती है, खराब आने के बाद भी होती है। जैसे पहला अच्छा आने के दिखाता हूँ, किर्लोस्कर ऑयल इंजन का जाके देखो। उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, स्टॉक गैप अप खुला 4% उसके बाद उसको पिटाई किया गया और नीचे की तरफ 2% के आसपास नेगेटिव में क्लोज़ हुआ और आज देखोगे तो 6% ऊपर था। तो यहाँ हुआ क्या? आप लोगों का स्टॉप लॉस था, चाहे आप लोगों की जो पोज़ीशन थी उसको सफाया कर दिया गया, जिससे आप लॉस में काट लिए। आपने देखा अच्छा रिज़ल्ट था, उसके बाद भी चार्ट बियरिश हो गया, चलो निकलते हैं ये सारी चीज़। ये सब कुछ अंकुर सर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा इसके बाद ईमेल की बात करते हैं। ईमेल ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया, आपको लगा बहुत अच्छी है, हमें भी लगा अच्छी है और दूसरी बात कि स्टॉक ऑलरेडी रन अप नहीं दिया था, ये डिस्काउंटेड था, जिस वजह से हमने इसको बाय कॉल दिया। बाकी सारे स्टॉक्स होते हैं जैसे ऑल टाइम हाई पे है, आपको 15% प्लस डिस्काउंट दिया है, तो वहाँ हेवी प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे जो हुई इनसाइडर की प्रॉफिट बुकिंग हुई है ईमेल में। यहाँ पे ये हुआ है कि जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयी उनको पता है पहले से, उन्होंने अपने जो भी लोगों को है उनको दे रखा है और वहाँ पे जो सेलिंग के जो ऑर्डर्स आ रहे थे, वो सेलिंग के ऑर्डर हमें जो विजिबल हो रहे थे, कोई भी आपको ऑर्डर लिमिट पे लगा के बेच नहीं रहा था। वहाँ सारे ऑर्डर आपको मार्केट प्राइस पे आपको सेल किए जा रहे थे। जैसे उन्हें दिख रहा था कोई 500 क्वांटिटी बाय करने के लिए आ रहा है, वो 500 क्वांटिटी वहाँ डंप कर रहे थे। तो जिस वजह से वहाँ पे देखोगे कि उसने अपना वहाँ पे अपना मेजर जो आज का जहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता था, सीपीआर ब्रेकआउट, उसके नीचे आ गया और वहाँ पे आपको बियरिश बनाते हुए दिखा। ये सेम फॉलो कर रहा है कि जब तक उनके जो इनसाइडर्स है वो अपना पोजीशन हल्का कर लेंगे, इसके बाद से वो स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ईमेल के बारे में अगर पढ़ना चाहो तो आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। इसका एक कॉम्पिटिटर है आदित्य विजन जो पटना बिहार से रिलेटेड है और इसने अपने बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज़ी नहीं खोली थी। इसने 5 के आसपास खोली थी और इसके जो शेयर इश्यू हुए थे सिर्फ़ 1 करोड़ के आसपास हुए थे।
और उसके बाद से ये कंपनी अपना स्टोर नया खोलते गई, स्टॉक में थोड़ी-सी वॉल्यूम आती गई और दूसरी क्या कि स्टॉक 1 करोड़ के आस-पास ही शेयर रिलीज़ कर रखा था, जिस वजह से इसके फ्री फ्लोट कम हो गई। जैसे फ्री फ्लोट कम कहाँ-कहाँ पे है, वो भी बता देता हूँ आपको। फ्री फ्लोट वो होता है कि जो शेयर्स आपको पब्लिक के पास अवेलेबल होता है ट्रेड करने के लिए। मान लो प्रोमोटर 70% रखा है, कुछ डीआईए रखा है, तो अगर 10% 20% जो स्टॉक्स है अ, उतना ही अगर ट्रेडिंग के लिए है, तो उसी में ट्रेड बाय सेल होगा, यही चीज़ है। तो मान लो कि अगर 1 करोड़ शेयर उसके अवेलेबल थे, उसमें से एफआईआई को देखो वो बहुत सारे ले रखा है और प्रोमोटर ने भी अच्छा खासा ले रखा है और जिसके पास है वो भी होल्ड कर रहा है, तो फ्री फ्लोट कम हो जाता है। अब उसकी क्या होती है कि वीक में देखोगे तो उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत कम है, 20,000 ही शेयर ट्रेड होते हैं। तो कोई भी न्यूज़ आएगी, वो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा और फॉल उसमें होगा नहीं क्योंकि 20,000 ही उसमें सेलर है, बायर है, सब कुछ है, अवेलेबल है, फ्री शेयर। तो इस वजह से वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाते गया और उसने अपने शेयर के जो फ्री फ्लोट है उसको बढ़ाया नहीं। उन्होंने 1 करोड़ के आस-पास ही रखा। इस वजह से आप देखोगे वो स्टॉक 4000 पे जाके ट्रेड करता है। ईमेल में है क्या कि ईमेल अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयी है उनको दे रखा है, पहले से बहुत सारे इश्यू कर रखा है। इस वजह से जो ईमेल के जो शेयर्स है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब जिसको भी प्रॉफिट दिख रहा है बहुत दिन से ट्रैप है वो सेल करने की कोशिश करेगा। यहीं अगर 1 करोड़ के आस-पास ही शेयर इश्यू हुआ रहता तो यहाँ फ्री फ्लोट कम होता। इतनी न्यूज़ के बाद यहाँ पे 4-5 अपर सर्किट आपको लगते हुए दिखता। जैसे इंडियन ह्यूम पाइप में है, वहाँ भी आपको फ्री फ्लोट बहुत कम है। उसका वीकली जो ट्रेड होता है 1 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है। अगर कोई 1 लाख शेयर एक दिन में बाय कर ले तो वहाँ अपर सर्किट लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लो फ्री फ्लोट के लिए। इसको तो आपको बहुत सारी चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ समझ जाओगे। तो ऐसे ही जब भी आपको फ्री फ्लोट शेयर्स कम होते हैं उसके बारे में हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे लिमिट पे बाई करने की कोशिश करो या कूल डाउन होने पे बाई करने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ के स्टॉक्स होते हैं छोटी-सी न्यूज़ के बाद अपर सर्किट लगेंगे। जैसे अभी शक्ति पंप हो गया, यहाँ पे अपर सर्किट लगते रहता है हमेशा, छोटी-सी न्यूज़ अपर सर्किट लग जाएगी, वो वहाँ पे सेलर है नहीं, फ्री फ्लोट नहीं है। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कोई भी अच्छी कंपनी धीरे-धीरे जब बड़ी हो जाती है, जब उसका प्राइस ₹100 से ₹1000 की तरफ चला जाता है, तो वहाँ पे कोई भी अपना स्टेक बेचना नहीं चाहता, उसको इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होता है। ऐसे ही सारी कंपनियाँ बड़ी होती है वक़्त के साथ। जब आपका ईमेल भी छोटा कंपनी था ₹80 तो वहाँ से उसको 85 जाने में महीनों लग जाता था, वहाँ से नहीं जा पाता था। लेकिन एक बार जो ₹100 का क्रॉस किया तो 150, 200 जाके वहाँ पे रुका। वैसे ही अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, यहाँ पे बहुत दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत जगह पे उन्होंने स्टोर खोल रखे हैं। उनका देखोगे तो विज़न है कि हर स्टेट में हम अपने 10 के आस-पास स्टोर खोलेंगे। और उनका एग्रेसिव इतना मतलब स्टोर ओपनिंग है कि हमें लगता था कि उसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उनका जो रेवेन्यू आ रहा है उन सब स्टोर खोलने से, अब उनका ऐड ऑन होना शुरू हुआ है। तो जिस वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन जब कोई भी ऑपरेटर किसी भी ग्रुप में होता है, चाहे किसी स्टॉक में होता है, तो ये कोशिश करता है कि प्राइस को ऊपर जाने ना दे। वहाँ पे पहले जब तक वो लोड ना कर ले, तब तक उस न्यूज़ को आपको कहीं पे भी फ्लश नहीं किया जाता। आप देखोगे ईमेल के बारे में आर्टिकल उठा के देखोगे कहीं नहीं मिलेगा, ट्विटर पे सर्च करोगे नहीं मिलेगा, टीवी पे सर्च करोगे नहीं मिलेगा। ये जानबूझ के बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इसको बहुत दबाया जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत बार ऐसे अप्रोच कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स हैं चुपचाप अच्छे स्टॉक्स हैं तो चुपचाप लेके बैठो, क्योंकि इसकी टारगेट 600-700 है। इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बात करें, तो इसका स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको देखा जाए तो 250 के आस-पास आती है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में डाल के रखो। एक ना एक दिन जब इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, एक ना दिन ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। किसी न किसी ने कवर कर दिया अच्छे से या आर्टिकल डाल दिया तो चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ होती है कि मैनेजमेंट आके खुल के बोलना होता है, कई बार उनकी कंपनी की तरफ से रोक होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आते हैं कि जो बीईएल है या बाकी सारे कंपनीज़ हैं, उनका भी देखोगे रिज़ल्ट तो उतने अच्छे नहीं आए हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है एचएएल का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और रेलवे की कंपनियों में आप देखोगे सारी कंपनियों के जो भी है उनको ऑर्डर बुक तो अच्छे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। तो आप ये समझ के चलो कि जो स्टॉक्स के रिजल्ट पहले आ चुके हैं, जैसे रेलटेल आ चुका है, इनका आपको इरकॉन का आ चुका है, तो इनमें रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। इनको एक छोटी-सी ऑर्डर मिलने की या वो एक प्रोजेक्ट की देरी है, यहाँ से रिवर्सल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ जाएगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, किसी भी कंपनी में कभी भी आप ऐसे फँस सकते हैं, लेकिन बैकबोन आपको क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्टेड है और यहाँ पे आपको 15 अगस्त को
या वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन है वो चलाई जाएगी और जो बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट है उसको भी उस दिन ही किया जाएगा कि कब हम 25 या 2026 में हम ये करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे। तो जब आपका पीएम या जो भी चीज़ें होती है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, तो फिर इसमें एक रैली स्टार्ट हो जाती है। अब रहा बात कि पीएसयू को कवर क्यों नहीं किया जा रहा है। पहली बात कि जब इलेक्शन के टाइम था, तो उस समय पीएसयू को ज़्यादा हाइलाइट किया गया था और उसमें अच्छे खासे पैसे बने थे क्योंकि पीएसयू हर रैली में बात की जाती है कि हमने पीएसयू को ऐसा किया, तो चीज़ें होती थी। जब आपको बजट बनाया जा रहा था, तो आपने ये देखा था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1 दिन का डिले किया था, अपनी जो भी रिपोर्ट उसको पोस्ट करने में। और दूसरी बात कि वहाँ पे अपने सेबी के जो चेयरमैन हैं, उनको भी देखे थे और बहुत सारे आरबीआई के गवर्नर के भी स्टेटमेंट देखे थे कि इन्होंने इस पे एक टिप्पणी की थी कि लोगों ने काफ़ी पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रखा है, तो इनकी तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी है कि पीएसयू की तरफ से कोई भी वैसे स्टेटमेंट ना दिया जाए। अगर दिया भी जाता है तो उन टीवी चैनल्स को जाके देखो, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद एसजेवीएन को इतने नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट मिलने के बाद, फंड मिलने के बाद 57 100 करोड़ के, उसके बाद भी कवर नहीं करते। हुडको के 1 लाख करोड़ मिलने के बाद भी कवर नहीं किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे मीडिया पे भी प्रेशर है या गाइडलाइंस है कि आपको ऐसा नहीं प्रोपेगेट करना है। पहले ऐसा डाला जाता था हेडलाइंस बना के कि पीएसयू ने ये सुना है, यहाँ बहुत पैसा बनेगा। तो अब ये सारी चीज़ें पे लिमिट लगाई गई है और इसमें एक और चीज़ है कि डीआईआई की तरफ से एक बात आई है कि वो सेबी की तरफ से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जब बाय करने जा रहे हैं स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो हमें उस प्राइस पे नहीं मिल रही है जिस वजह से जब सेबी उनसे पूछा कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी स्टॉक में, तो वो हाई प्राइस पे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये जस्टिफाई किया था कि आज इस स्टॉक की प्राइस ये है, आगे चल के इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगा कि वो ऑर्डर बुक इसके पास अच्छा खासा है। तो सेबी ने बोला कि ऐसा मत करो। आपको ये करना है कि उस स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करने की कोशिश करो, बबल क्रिएट करने की कोशिश मत करो। तो जिस वजह से आप देखोगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड पे अच्छे खासे प्रोब हुए हैं। उनमें फ्रंट रनिंग का जो भी मामला आया था, उसमें भी आया था कि स्टॉक को टीवी पे बार-बार दिखाते हैं और खुद यहाँ पे बाय अपने अकाउंट में बाय करते हैं या सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हुई थी। तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स के तरफ से जो पीएसयू में है, उस मेजर्स की तरफ सेलिंग आई थी। और दूसरा कि अभी भी जाँच उन पे जारी है। अब जो बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स है, उन्होंने अभी देखो कि जब एफआईआई की तरफ से बाइंग आती है या मार्केट में थोड़ी-सी आपको रैली आ रही होती है, तो उनकी बाइंग कम हो जाती है। 500 करोड़ के आस-पास कल बाइंग आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। और वो चाहते तो उस चीज़ को कम्पेंसेट कर सकते थे। इनके पास पैसे हैं, बहुत सारे एसआईपी का पैसा अभी आपका आज रिपोर्ट डाला था कि म्यूचुअल फंड का हाईएस्ट उन्होंने आपको एसआईपी मनी आया है। लेकिन ये सारे पैसे उनके पास रखे के रखे रह जा रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और जिस वजह से ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी डिस्काउंट पे मिल जाए हम उसमें खरीद सकते हैं। इसी वजह से कल उन्होंने 500 करोड़ के आस-पास खरीदा। लेकिन आज देखोगे तो आज की बाइंग और जो एफआईआई की बाइंग नेट बायर हो गए। रीज़न क्या है कि जब फेड का एक मीटिंग हुआ है वहाँ पे अभी फेड जब तो वहाँ पे जो पॉवेल थे वो अगेंस्ट थे और आपको जेपी मॉर्गन इन लोगों का भी सुने थे कि कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी रेट कट करने की, इससे ज़्यादा अभी अर्जेंट नहीं है। लेकिन अभी आप देखोगे कि आज की जो रिपोर्ट आई है, उसमें है कि फेड के जो और भी जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा-सा कंट्रोल में आ रहा है और ये एक सिचुएशन तैयार हो रही है जिससे हम रेट कट जल्दी कर सकते हैं। और इसके बाद आप मार्केट में इतनी बड़ी एफआईआई की बाइंग और डीआई की बाइंग देखने को मिली थी। तो जब भी एफआईआई बाइंग करेगा, डीआई को मजबूरी में बाय करनी है, क्योंकि अगर वो बाय कर रहा है तो इनको जो भी चीज़ें मिलेगी हाई प्राइस में मिलेगी। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि पीएसयू में हम अभी बाय नहीं करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि पीएसयू में थोड़ी-सी फ्रोथिंग है, इसको और कूल ऑफ होने देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर अगर कोई भी कंपनी इतना भी लॉस पोस्ट कर दे कि उसमें अब लॉस पोस्ट करने की ज़रूरत मतलब गुंजाइश ना रहे। जैसे उसने क्या किया आज तक का जितना डेट था एक ही बार में रीपे कर दिया या आज तक का जितने भी उसके बैड लोन्स था एक ही बार में दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो वहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है कि इससे बुरा और नहीं हो सकता। इसके बाद जो भी आएगा क्वार्टर, इस क्वार्टर से बेटर आएगा। और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कब आना है? सितंबर क्वार्टर का आना है, मतलब अक्टूबर में आएगा। आपके पास टाइम है कितना? 2 मंथ का टाइम है। 1 महीने 2 महीने के बाद से सितंबर से तो आपको उसका आउटलुक आना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से
देखोगे ऑर्डर बुक इनके हेल्दी है और इनका अगर लॉस है तो अगला क्वार्टर इनका पॉजिटिव आने वाला है। रिलेटिवली देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो पॉजिटिव आने वाला है। जिस वजह से एफआईआई, डीआई इसी का वेट कर रहे थे और यहाँ से इनकी बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो ये बाइंग ऐसा नहीं है कि रेगुलरली इतना ही जो स्पीड में जाएगी। इनका जो पल्सेटिव बाई होता है, जैसे आज 5,000 करोड़ के बाई किए दोनों ने मिलके 5-5 हज़ार करोड़ का, कल फिर ये कुछ नहीं करेंगे, कंसोलिडेशन में जाएगा, फिर थोड़ी-सी नीचे आएगा, फिर 5,000 करोड़ की बाइंग करेंगे। तो ऐसे में पल्सेटिव बाइंग करते हैं और हर बार सेक्टर रोटेट करके बाइंग करते हैं। शिपिंग सेक्टर में देखोगे जो हमने आपको बताया था कि जो इश्यू चल रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना जो कॉस्ट है वो जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उसको बढ़ा दिया था, जिस वजह से पीएसयू में होते हुए भी शिपिंग कंपनियों को उतने खराब रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने लॉजिस्टिक कॉस्ट को उन्होंने हाइक किया था। तो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन में है या बाकी सारे कंपनियों में है, वहाँ पे आपको एक जो रिवर्सल ब्रेकआउट का आपको अच्छा खासा चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको रैली आते हुए दिखेगी। और रहा बात कि आप एक ऐसे जगह पे आप हैं, जहाँ पे आपका 60-70% जो स्टॉक्स है, वो प्राइवेट स्टॉक्स नहीं है, सारी सरकारी कंपनियाँ हैं, जिनके पास खुद के ऑर्डर बुक्स हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं कि ऑर्डर बुक्स जब तक एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगे, आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ वो दिखेंगे नहीं। तो उनका वेट कीजिए। आपको और ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनियों को ऑर्डर्स नहीं मिलते। अभी 6 मंथ के बाद फिर से आपको बजट मिलने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे शेड्यूल्स तो बहुत कुछ है। पीएसयू हमेशा आपके लिए सेफ रहेगा और सेफ रहा है, पहले भी रहा है। इसमें हाँ, अनएक्सपेक्टेड जो लॉस पोस्ट हुए हैं उसका रीज़न जानने का सब कोई कोशिश कर रहा है और सिर्फ ये नहीं पोस्ट किया है। आप बड़ी-बड़ी कंपनियों को उठा के देखो, जो निफ्टी 50 की कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, उन्होंने लॉस पोस्ट किया। कौन सी कंपनी ने लॉस पोस्ट नहीं किया, मुझे एक भी आप काउंट करा दो। मुश्किल से जो है, जिन्होंने पिछले बार लॉस पोस्ट किया था कंपैरेटिव में, आज उनका प्रॉफिट आया है। जैसे आइनॉक्स विंड का आप देखोगे, लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट जो ईयर था फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने लॉस पोस्ट किया था। तो इस बार तो कुछ तो पॉजिटिव होगा। जैसे पॉजिटिव हुआ लॉस के जो कंपैरिजन देखोगे तो आज पॉजिटिव दिखेगा। सेम चीज़ होती है कि आज आपने खराब किया, आपके पास ऑर्डर बुक है, कुछ भी कमाओगे आज, कल तो अमीर ही लगोगे। आज की हालत से बेटर ही लगोगे। ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, एक चीज़ है कि आपने पोज़ीशन अगर बहुत लालच में ज़्यादा उठा लिया है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो ग्रुप में हैं, तो आपको कोई भी स्टॉक्स मिल रहा है, तो वो आपको हायर प्राइस पे मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप कभी भी आप जो स्टॉक्स दिए जा रहे हैं, उनकी बारे में आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कंपनी क्या करती है, कैसा काम करती है। जैसे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग दिया, जिसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ कि इसरो में काम करती है, सिंगापुर में काम करती है, बहुत सारी जगहों पे काम करती है। आप इस स्टॉक को अगर मॉर्निंग में लेते, ₹202 है, ₹201 के मिल रहे थे, वही ₹212 गया। तो आप खुद इस स्टॉक को इतने बार रिकमेंड किया गया है, एक बार खोल के उसकी वेबसाइट पढ़ने की कोशिश करते तो आपको पता चल जाता है, वेबसाइट ही मैं खोल के उसका भेजा हूँ। आपको दिख जाता है कंपनी क्या करती है। यहाँ एफआईआई कितना एग्रेसिवली बाई कर रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर मैं बोलूँगा तो स्टॉक तो जाएगा। उससे बेटर है कि आप जो जैसे ऑफ सीजन होता है, आपको काम मतलब कुछ नहीं है, स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं आ रही मॉर्निंग में, या किसी दिन रेड रेड मार्केट है, उस दिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक बाय करने की कोशिश करो, एवरेज करने की कोशिश करो। कभी भी दिया जाए 30% की क्वांटिटी बाय करो। अगर आपको 500 बाई करना है, तो 200 बाई करके छोड़ दो, बाकी सब देखेंगे। जब नीचे की तरफ आएगा तो उसको बाई करेंगे। हाँ, ऐसे करना है कि आपको इंट्राडे भी साथ में करनी है तो 200 क्वांटिटी आप इंट्राडे लो और 200 क्वांटिटी डिलीवरी में लो। इंट्राडे वाली पोज़ीशन काट देना, आप डिलीवरी वाला रख लेना। इसमें आपको फ़ियर भी नहीं होगा। इसमें ये रहेगा स्ट्रैटेजी, अगर ऊपर गया तो अच्छी बात है, नीचे आया तो हम एवरेज करने के लिए रेडी हैं। इसमें ये नहीं है कि आप इंट्राडे में चाहो तो हज़ारों रुपए बनाने के लिए आपको कम से कम आपकी जो टर्नओवर जाएगी, ₹1000 बनाने के लिए 1 लाख के आस-पास जाएगी। क्योंकि जो इंट्राडे के आज तक मैं लोगों की जो रिपोर्टें पढ़ा हूँ, चाहे आप इंट्राडे का जो मंथली उन लोगों की जो क्लोजिंग होती है, आप देखना 2 से 3% के आस-पास ही गेन कर पाते हैं, पूरी कैपिटल पे। उनकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ जा रही है, तो उसका सिर्फ 2% उनका मंथ का प्रॉफिट आता है। तो आप सोचो कि इतना पैसा उनको डालना पड़ता है, इतने छोटे पैसे कमाने के लिए। इससे अच्छा है कि आप पैसे को डालो, सही टाइम पे डालो, 30% डालो, फिर जब वो नीचे की तरफ कूल ऑफ आए, आप उसमें बाई करो।
अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा होता है कि मैं टॉप पे बाय कर लेता हूँ ऐसे 2000 3000 क्वांटिटी। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको ऐसा लगता है कि चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि हर बार आपको यही सिखाया जाता है कि पैसे ब्रेकआउट पे ही मिलते हैं। लेकिन ये सोचो कि जिसने लो पे बाय कर रखा है वो तो बुक करेगा ना। माइंडटेक में भी यही हुआ। माइंडटेक में नीचे से देखो कहाँ से मैंने दे रखा है इसको, 280 के लेवल से जा रहा है ऊपर की तरफ, डबल हो चुका है। तो वहां पे बार बार क्या हो गया कि जब भी 400 के ऊपर जा रहा है, जो नीचे से बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि यार वहाँ रेड कैंडल बन रहा है, बेच दे। अब हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट आया है, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो पहले जो इसको बेचना है बेच लेने दो। बेच लेने के बाद हम फिर उस वापस बाई करेंगे जब इसका सपोर्ट पे आएगा। क्यों ऐसा नहीं है कि जैसा हम चाहे तो स्टॉक को कभी भी कहीं से भी मोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट है, मैनिपुलेशन नहीं है। एल्गो ऑर्डर्स वहीं पे लगेंगे या एल्गो प्लेयर्स वहीं पे आएंगे या बड़े ग्रुप्स तभी आएंगे जब आपको सही लेवल पे रिवर्स होगा, जब वहाँ पे वॉल्यूम सही जनरेट रहेगा, या अगर वहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज का क्रॉस हो रहा है तो एल्गो को जनरेट होगा, सीपीआर ब्रेक हो रहा है, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं ऑर्डर फ्लो का यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे आने वाला है, एग्रेसिव छुप के बाई चल रही है, यहाँ पे आगे हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़रूरी होता है कि लेवल का वेट करना। ऐसा नहीं है कि अगर अभी इरकॉन ने लॉस पोस्ट किया था और नीचे की तरफ आ रहा था और आते-आते ऐसा नहीं होता नेक्स्ट डे हम बाय के लिए कॉल डाल दें, ऐसा कुछ नहीं करते। आपको लगता है कि सर आपको तो सब कुछ है, जहाँ भी हाथ बोलोगे वहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने इन्वेस्टर्स का या अपने ग्रुप के मेंबर्स का किसी भी सेलिंग के लिए एब्ज़ॉर्ब करने के लिए मैं पैसे डालने नहीं दूँगा। चाहे आप 1 इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल या 5 प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनका कुछ भी हो जाए, उनको वेट करना ही पड़ेगा तब तक कि जब तक कि वो प्रॉपर रिवर्सल पे आ नहीं जाता। क्योंकि स्टॉक अगर अच्छा भी रिज़ल्ट माइंडटेक ने पोस्ट किया, अगर उसने बोनस भी इश्यू किया हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम वेट करें कि जब तक कि वो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं आता, हम बीच में बाय नहीं कर सकते। अगर गैप छोड़ के गया है, तो गैप फिल होने दो। 380 का लेवल है एक वहाँ पे उसको फिल होने दो। जब वहाँ फिल कर लेगा, हम वहाँ से फिर बाय कर लेंगे। फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। कहीं भी गैप छोड़ के गया है, तो वहाँ तो हुआ ना कि किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली है और उसको तो बुक करना है, तो वापस गैप की तरफ आएगा ही आएगा। तो इसी वजह से हमने कोई भी अभी माइंडटेक या सब पे अभी आज कॉल नहीं डाला है। हम डालते तो चला जाता, लेकिन वो चीज़ है कि इनकम्प्लीट पैटर्न होने के बाद एक ना एक दिन वो गैप फिल करने आ ही जाता। तो रूल को कभी भी जो होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। इससे अच्छा है 1-2 दिन का वेट कर लो। ऐसा नहीं कि वो 380 आने के बाद वो 400 नहीं जा सकता, वो 1 दिन में चला जाएगा। आप देख लेना कि 1 दिन में चला जाएगा वो 400। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। आप देखो एचपीएल इलेक्ट्रिक रिजल्ट के बाद कितना नीचे कंसोलिडेट हो रहा था। आप में से किसी का भरोसा नहीं था। जिस दिन मैंने डाला, एनालिसिस डाली, सब कुछ डाली, वहाँ से 10% के अपर सर्किट लगा। वहाँ से फिर वो कंसोलिडेट हो रहा है। सब कुछ सही रहा मार्केट में। वहाँ पे एक न्यूज़ आएगी उसकी, या तो वहीं कंसोलिडेट होगा या वहाँ पे एक न्यूज़ आ गई कि इसको स्मार्ट मीटर या ये सब के प्रोजेक्ट मिले या कुछ मिला, वहाँ से स्टॉक रैली कर जाएगी। आपको इससे पहले हमने क्या दिया, इंद्रप्रस्थ मेडको दिया था। वहाँ पे भी देखो कंसोलिडेशन चल रहा था। बार-बार हम बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा जाएगा, ब्लॉकबस्टर आएगा रिज़ल्ट इसका बहुत बढ़ जाएगा। आपने नहीं लिया, इंट्राडे किया उसमें और इंट्राडे करके कितना कमाया 2000-3000। फिर उसके बाद स्टॉक 3 दिन में 35% के आस-पास रिटर्न दिया। जब आपको बार-बार मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी आपको हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, याद रखना, जून क्वार्टर के सारे के रिजल्ट अच्छे आते हैं। जितने भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हाँ, जो प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लॉस मेकिंग है। जो प्रॉफिटेबल है, उनका जून हर साल का कंपेयर करके देखोगे आपको प्रॉफिट आएगा। और जब मैं हॉस्पिटल में ही वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना लोड आता है। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इनका रिजल्ट अच्छा आएगा और उसका देखो रिजल्ट ही अच्छा है, सबका आया। जो भी उससे आपको इससे पहले थेमिस मेडिकेयर था और बहुत सारे थे, ऐसे उनके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पे था आपको कि इंटरडे नहीं करना था, हाँ, करना है कर लो। पोजीशन को छोड़ के जानी चाहिए थी और जिन्होंने छोड़ा उनको अच्छे खासा प्रॉफिट मिला है, जिनको अभी हमने बुक करने के लिए बोला हुआ है। तो ये सब कुछ है कि प्लानिंग के ऊपर। हाँ, जहाँ पे प्लानिंग फेल हो जा रही है, जहाँ फँस जा रहे हो, उसके लिए हम हैं। उसको लेवल पे आने दो, सपोर्ट लेवल पे। अपने से कभी भी एवरेज करने की कोशिश मत करो। आपके पास हज़ारों अपॉर्च्युनिटी आ रही है और आपको अपॉर्च्युनिटी सेलेक्ट कैसे करना है वो आपको समझना है। आप आते हो, कोई आता है 10 बजे मार्केट में,
और दिन में मैं एक स्टॉक दूं, और वो स्टॉक जैसे एसपीएल इलेक्ट्रिक दिया उस दिन, अपर सर्किट लग गया, अगला बंदा क्या करेगा, पूरे दिन क्या करोगे, अब अगले दिन आओ, अगले दिन आने में आपको लेट हुआ, कुछ हुआ, फिर मैंने एक कॉल दिया, अपर सर्किट लग गया, फिर हम बंद कर दें। अगर मुझे सिर्फ अपना पेट देखना होता, सिर्फ अपना ही सब कुछ करना होता, तो मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे एक अच्छा सेटअप देना था, उसका स्टॉक्स देना था, आराम से अपर सर्किट लगते, चुपचाप बैठना था, जैसे बाकी ग्रुप करते हैं। मुझे करीब करीब 300 टू 400 स्टॉक्स को रेगुलर बैक टू बैक उनको वापस लेके आना होता है। आज ही मैंने 3 स्टॉक्स को वापस लाया, कल 4-5 को लेके आया, अभी बहुत सारे हैं स्टॉक्स, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन है, बाकी सारे को वापस लेके आना, रेलटेल को ले, रेलटेल तो आ चुका है। तो ऐसे है कि जो हमें फॉल हो रहा है, जहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, वहां से हम बाइंग कर रहे हैं। बाकी तो ऊपर है, जैसे ब्रेकआउट होगा वहां से तो सबको दिख रहा है, वहां